एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे डैशबोर्ड बनाना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपने इस वाली शीट पर डाटा को एंटर कर रहे हैं और ये जो हमारा डाटा है वो डाटाबेस वाली एंट्री पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह के डाटा डैशबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक शीट ले लेनी है। उस शीट के नाम को हम चेंज कर देंगे और उसका नाम हम रखेंगे एंट्री फॉर्म। फिर प्लस का साइन दबा करके हमें एक दूसरी शीट ले लेनी है जिसका नाम हम रखेंगे डाटा बेस। इतना करने के बाद आपको जो है अपनी एंट्री फॉर्म वाली शीट पर वापस आ जाना है। एंट्री फॉर्म वाली शीट पर आने के बाद आपका जो भी डाटा है उसको आप टाइप कर लेंगे, जिस भी इन्फॉर्मेशन को आप अपने जो है लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ की नेम लिया, फटाफट इसको टाइप कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको अपने कॉलम सी और आपका जो कॉलम एच है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि हमारी जो शीट है वो थोड़ा सा सही लगे। इसके बाद आपको जितने भी आपने रोज़ में डाटा को टाइप करा है उन रोज़ को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल के साथ प्रेस करके हम सारी जो रोज़ हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सारी रोज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको किसी एक रो के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है और आपकी सारी रोज़ का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलम बी और कॉलम जी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इन दोनों को ही सेंटर अलाइन करके कंट्रोल प्लस बी के साथ बोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है कॉलम सी में। कॉलम सी में आपको कॉलन टाइप करना है और कंट्रोल प्लस बी की मदद से उसको बोल्ड कर देना है और सेंटर अलाइन कर देना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करना है और कंट्रोल को प्रेस रख के ही आपको बाकी सारे सेल्स को भी सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट में कंट्रोल प्लस वी कर देना है ताकि वो सब जगह पर पेस्ट हो जाए। उसके बाद हम अपनी ब्लैंक रोज़ को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को क्लिक करके बाकी रोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी ब्लैंक रोज़ के साइज़ को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि जो हमारी शीट है वो और ज़्यादा अच्छी सी प्रेजेंट हो। इतना करने के बाद आपको जो है अपना कॉलम डी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपना कॉलम आई सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको कॉलम विड्थ में जो है 40 लिख करके ओके कर देना है। इससे आपके जो दोनों कॉलम का साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा और दोनों ही इक्वल रहेंगे। इतना करने के बाद आप अपने कॉलम डी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल को प्रेस रख करके बाकी सारे कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो एड्रेस वाला कॉलम है उसको आपको जो है कंट्रोल के साथ प्रेस करके ही लेफ़्ट क्लिक करना है और उसको डी सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको जाना है बॉर्डर में। उसके बाद आपको थिक आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है, सेंटर अलाइन कर देना है। सेंटर अलाइन करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस बी से जो है बोल्ड कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है न्यू रूल में। न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें हमें सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेल वैल्यू को हटा करके वहाँ से ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आप अपना कोई भी पसंद के कलर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा ऑरेंज शेड वाला कलर लिया है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर से भी ओके कर देंगे। तो इससे ये होगा कि जैसे ही हम किसी सेल में किसी टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो जो सेल है उसका कलर हट जाएगा और जब ये सेल ब्लैंक होगा तो इसमें कलर आ जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा तो कलर हट गया और जैसे हमने उस टेक्स्ट को डिलीट करा तो यहाँ से जो हमारा कलर है वो दोबारा से वापस आ गया है। उसके बाद आपको अपने कॉलम और कॉलम जे को भी थोड़ा सा छोटा कर लेना है। उसके बाद हम जाएंगे अपने कॉलम ई में और यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू, इफ़ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास देना है। उसके बाद एक कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसमें मल्टीप्लाई का साइन लिखना है, फिर दोबारा से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके एक कॉमा लगाना है, 1 लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो इससे ये होगा जैसे ही हम सेल के अंदर कोई नंबर टाइप करेंगे तो आपके साइड पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन गायब हो जाएगा और जैसे ही आपका सेल ब्लैंक होगा तो वहाँ पर जो है स्टार बना हुआ आएगा यानी कि मल्टीप्लाई का साइन आएगा। उसके बाद आपको अपने उस वाले सेल को कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेना है और कंट्रोल को प्रेस रखे रखे बाकी सारे सेल्स को भी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल प्लस वी कर देना है। इतना करने के बाद आपको उसको भी सेंटर अलाइन कर देना है, उसके साइज़ को 12 कर देना है और उसको भी कंट्रोल प्लस बी की मदद से बोल्ड कर देना है।
इसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल पे जाने के बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर ही रहना है और यहाँ पर नीचे जा कर के आइकन सेट्स को सेलेक्ट कर लेना है। आइकन सेट्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आइकन स्टाइल में। आइकन स्टाइल पे जाने के बाद आपको टिक वाले आइकन को ढूंढना है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको जो नीचे सेकंड नंबर पर आइकन है वहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है नो सेल आइकन, और थर्ड नंबर वाले सेल को भी जो है उसमें नो सेल आइकन कर देना है। उसके बाद जहाँ पर 67 लिखा हुआ होगा या फिर आपके उसमें जो भी नंबर आ रहा होगा आपको उसको सेलेक्ट करके 1 कर देना है और उसके बाद ओके को प्रेस कर देना है। ओके को प्रेस करने के बाद अब जैसे ही आप यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टिक का साइन आ रहा है, लेकिन साथ में 1 नंबर भी आ गया। और जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ से जो है टिक हट जाएगा और यहाँ पर स्टार आ जाएगा। तो उस 1 नंबर को हटाने के लिए हमें दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने सेल्स को दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक दबा करके। उसके बाद दोबारा से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद हम जाएंगे मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स में जाने के बाद हमें जाना है एडिट टूल। एडिट टूल में जहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा शो आइकन ओनली, उसके ऊपर टिक करके ओके कर देना है और यहाँ से भी ओके कर देना है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर कुछ सेल पे टाइप करा है तो यहाँ पर टिक का साइन आ गया है और 1 अब शो नहीं होगा। इसके बाद हम अपने सेल के जो F है उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और अपना जो सेल कॉलम K है उसको भी हमें एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पर जो है सेल्स को मर्ज कर लेंगे। सेल्स को मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको भी हम बोल्ड कर लेंगे और सेंटर अलाइन कर देंगे। उसके बाद हम नीचे वाले एरिया को भी सेलेक्ट कर लेंगे और जितना चाहे एरिया ले सकते हैं, उसको भी हमें मर्ज कर देना है और यहाँ पर भी हमें उसको बोल्ड करके Ctrl+V की मदद से अलाइन कर देना। और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट को जो है लिख सकते हैं, जो भी हम चाहें। तो जो जिस टेक्स्ट की हमें ज़रूरत है वो हम यहाँ पर फटाफट टाइप कर लेते हैं। इसको जो है हम टॉप पर अलाइन कर लेंगे, होम पर जाएंगे और अलाइन टॉप करके इसको जो है ऊपर ले आएंगे। अब हम डेवलपर टैब की मदद से यहाँ पर एक चेक बॉक्स बनाएंगे। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो आप हमारी चैनल की और वीडियोस में जाकर के सीख सकते हैं कि डेवलपर टैब को किस तरीके से लाना है। तो हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट में जाकर के चेक बॉक्स को है जो है ड्रॉ कर लेंगे। चेक बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी उसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट आएगा उसको जो है डिलीट कर लेना है। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद हम अपने चेकबॉक्स के साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे और जो भी हम इसकी पोजीशन को रखना चाहते हैं उसकी पोजीशन पे हम इसको चलिए सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे इज टू काउंटर, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जितने भी हमारे सेल्स थे सबको हम एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको अपने सेल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको दोबारा से ही दूसरे सेल को सेलेक्ट कर लेना और इस तरीके से फटाफट सारे सेल्स को जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी भी सेल में किसी भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो वहाँ पर जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने टाइप करा तो यहाँ पर 1 आ गया है। इट मीन्स यहाँ पर आप एक सेल के अंदर जो है कोई भी टेक्स्ट को जो है फिल कर चुके हैं। और अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो ये फिर से जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक और फार्मूला लगाएंगे। एक और फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज टू A एंड D, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें अभी हमने फार्मूला लगाया था। उसके बाद लिखेंगे टू 9 और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी किसी भी टेक्स्ट के अंदर डाटा फिल नहीं हुआ हुआ। जैसे हम अपने सारे टेक्स्ट के अंदर डाटा को फिल कर देंगे तो देख पा रहे हैं हम कि ये सारा का सारा
ट्रू हो गया। अब हम अपनी शीट पे थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर हम बटन्स को क्रिएट करेंगे। बटन्स को क्रिएट करने के लिए अपनी शीट पर नीचे जाना है और किसी भी एक रो को जो है थोड़े से उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद आपको एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है, होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपको जो है उस सेल के अंदर एक कलर फिल कर लेना है। आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रे कलर लिया है। ग्रे कलर फिल करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे सबमिट, SUBMIT सबमिट। उसके बाद सेल के बाहर क्लिक करके दोबारा से सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको सेंटर अलाइन कर लेंगे और Ctrl+B की मदद से बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल में। उसके बाद हम जाएंगे यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू टाइप करने के बाद हम जो है शीट पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। चलिए शीट में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम ट्रू वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू लिखेंगे और यहाँ पर भी ट्रू को टाइप कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हम अपना कोई भी कलर को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम ग्रीन की शेड को चूज़ करते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे और दोबारा भी हम एक बार ओके कर देंगे। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट के स्टाइल को भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बोल्ड लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या हमारा सेल का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने टेक्स्ट में से कलर डिलीट करा है तो यहाँ पर हमारा जो सेल का कलर है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन से ग्रे हो गया। अगर हम अपने बॉक्स में दोबारा से किसी टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा ग्रे से ब्लैक हो जाना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को लिखा है और जैसे हमने नीचे जाकर देखा तो जो हमारा सेल का कलर था वो दोबारा से ग्रीन हो चुका है। अब हम इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेस्ट में। पेस्ट में जाने के बाद सबसे लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलेगा लिंक एज पिक्चर, उस वाले के ऊपर भी हमें लेफ़्ट क्लिक कर देना है। लेफ़्ट क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास इसको कॉपी आ गई है। उस कॉपी को अब हम ऊपर लेकर जाएंगे अपनी शीट पर। यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। आप इसको अपने पेज पर कहीं पर भी जहाँ आपका मन हो वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही हम अपने सेल में से किसी टेक्स्ट को डिलीट करा तो इसका कलर क्या हो चुका है, ग्रे हो चुका है। और जैसे ही हम अपने टेक्स्ट में किसी सेल में किसी टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं तो इसका कलर दोबारा से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम दोबारा से अपनी शीट पर नीचे जाएंगे और सेम इसी तरीके के एक और बॉक्स को क्रिएट करेंगे। दूसरी रो के साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब इसका जो बटन का साइज़ है हमारे पहले वाले बटन के एकदम इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पहले वाली रो का साइज़ कितना है, उतना ही हम इस रो का साइज़ रखेंगे। उसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट में। उसके बाद रो हाइट में जाकर के चेक कर लेंगे कि हाइट कितनी है। तो यहाँ पर 41 है, तो हम इसकी हाइट को भी जो है 41 के आसपास कर लेते हैं। इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे CLEAR क्लियर। क्लियर लिखने के बाद हम इसके कलर को भी जो है चेंज कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि ये अलाइन होना चाहिए और Ctrl+B के साथ बोल्ड होना चाहिए। यहाँ पर हमने कलर चूज़ कर लिया है। कलर चूज़ करने के बाद इसको भी हम Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और इसको भी पेस्ट में जा कर के लिंक एज पिक्चर कर लेंगे और इसको भी हम सबमिट बटन के साथ में ले जा कर के जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। इसको शीट पे हम धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे और जहाँ पर भी हमने सबमिट बटन लगाया था उसी जगह पर ले जा कर के हम इसको जो है अच्छे से रख देंगे। इतना करने के बाद आपकी जो सबसे ऊपर वाली रो है जिस पर हमने कोई भी टेक्स्ट को टाइप नहीं करा था उसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी डाटाबेस वाली शीट पर जाएंगे और यहाँ से हमारा जो भी डाटा है उस सारे डाटा को डाटाबेस वाली कॉपी शीट पर जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम इस डाटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम दोबारा से अपने एंट्री फॉर्म वाली शीट पर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ को आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम Ctrl+V की मदद से यहाँ पर सारे डाटा को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से अपनी शीट में ऊपर की तरफ को जाएंगे। उसके बाद हमने जो भी वहाँ पर एंट्री कर रखी है उस सारी एंट्री को =टू की मदद से यहाँ पर उसको जो है लिंक करा देंगे।
यहाँ पर अब हम जो है डिपार्टमेंट के लिए एक डाटा वैलिडेशन की लिस्ट को जनरेट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे डाटा में जाने के बाद हमें जाना है डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन पर जाने के बाद हम चूज़ करेंगे यहाँ से लिस्ट का ऑप्शन। लिस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सोर्स में हम उन सारे ऑप्शंस को टाइप कर लेना है जिसकी भी हम लिस्ट चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सोर्स में ले जा करके लेफ़्ट क्लिक करा है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है अपने नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर परचेज़, उसके बाद हम लिखेंगे सेल्स, और सबके बीच में आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो जो लिस्ट है वो अच्छे से जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर हमने सारी लिस्ट के नेम को लिख दिया। उसके बाद हम ओके कर देंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अब हमारा जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है, जिसमें से हम कोई भी जो है ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अपनी बनाई हुई लिस्ट में से। फटाफट यहाँ पर हम एक डेटा को फिल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो डेटा नीचे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे पहले हमें व्यू में जाकर के जो ग्रिड लाइन्स है उसको बंद कर देना है। चलिए डाटा को टाइप करते हैं। डाटा को टाइप करने के बाद हमें शीट पे नीचे आना है और देखना है कि जो डाटा हमने यहाँ पर टाइप करा था क्या वो नीचे ट्रांसफ़र हुआ है। तो हाँ, वो जो डाटा था वो हमारा यहाँ पर नीचे ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद हम दोबारा से अपने डेवलपर टैब पर चले जाएंगे। डेवलपर टैब में जाने के बाद हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो में। रिकॉर्ड मैक्रो में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आया है हमारा मैक्रो नेम में। इस मैक्रो नेम को चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं और एज इट इज़ इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पर प्रेस कर लेना है। ओके पर प्रेस करने के बाद आपको अपनी शीट पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद आपका जो अब ये डाटा ऑटोमेटिकली आया था इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C दबाने के बाद आपको अपनी शीट पर ऊपर चले जाना है और डाटाबेस वाली शीट पर आ जाना है और यहाँ पर इस डाटा पेस्ट कर देना है। वो करने के लिए आपको जो है सबसे पहले किसी भी ब्लैंक सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। ब्लैंक सेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल को दबाए रखना है और उसके साथ डाउन की को प्रेस करना है। डाउन की को जैसे ही आप प्रेस कर देंगे उसके बाद आपको कंट्रोल को दबाए रखना है और उसके बाद आपको लेफ़्ट की प्रेस करनी है और उसके बाद आपको अप की प्रेस करनी है और उसके बाद आपको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को टिक कर देना है। उसके बाद आपको कंट्रोल से हाथ हटा लेना है और वहाँ से आपको डाउन की को एक बार प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+Alt+V। यहाँ से आपको वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है। वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद आपको जो है होम टैब पर जाना है। होम टैब पर जाने के बाद आपको बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। हम ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसको सेंटर अलाइन कर देना है। सेंटर अलाइन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डेट है वो सही से जो है डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो सारे सेल के साइज़ को एडजस्ट करने के बाद हम अपने डेट्स के जो है एडजस्ट कर लेंगे। डेट को एडजस्ट करने के लिए आपको जहाँ पर भी हमारी डेट आ रही है उस डेट के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। डेट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको जो है ऑप्शन में से शॉर्ट डेट जो है सेलेक्ट कर लेना है। दोनों ही जगह पर जो हमारी DOB और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है दोनों ही डेट्स को जो है हम चेंज करके शॉर्ट डेट कर देंगे। इतना करने के बाद हम दोबारा से डेवलपर टैब में जाएंगे। डेवलपर टैब में जाने के बाद यूज़ रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन पे से टिक को हटा देंगे। उसके बाद हम अपने एंट्री फॉर्म वाले फॉर्म पे जाएंगे। उसके बाद हम कंट्रोल की मदद से अपने सारे सेल्स को जो है दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे और हमारा सारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम डेवलपर टैब में जाकर के स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब ये जो हमारा डाटा है अब हम इसको बार बार जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर डाटा को टाइप करके देखते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र शीट पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने जो है अपने डाटा को टाइप कर लिया। डाटा को टाइप करने के बाद हम जाएंगे व्यू में। जाने के बाद हम जाएंगे मैक्रोज़ में। उसके बाद हम जाएंगे व्यू मैक्रोज़ में और यहाँ पर अभी जो हमने मैक्रो बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे और रन कर देंगे। रन करते ही हम देखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पर जो है ट्रांसफ़र हो चुका है।
ताकि हमें बार बार मैक्रोस पर ना जाना पड़े, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को जो है बटन्स के साथ असाइन करेंगे। तो देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। अब हम अपने सबमिट वाले बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है असाइन मैक्रो में। असाइन मैक्रो में जाने के बाद हमने अभी जो मैक्रो बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो है ओके प्रेस कर देंगे। अब हमें बार बार व्यू मैक्रोज में जा कर के मैक्रो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट यहाँ पर हम एक डाटा फिल करके देखते हैं। डाटा फिल करके जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक करा तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी शीट पे से जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक जो है डाटा को टाइप कर लेते हैं ताकि हम क्लियर बटन को भी कुछ असाइन कर सकें। तो यहाँ पर हमने डाटा टाइप कर लिया है। जाएंगे डेवलपर टैब में, उसके बाद रिकॉर्डिंग को ऑन कर देंगे रिकॉर्ड मैक्रो में। उसके बाद हम ओके को प्रेस कर देंगे। ओके को प्रेस करने के बाद हम सारे सेल्स को कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड की मदद से डिलीट की प्रेस करके सारे डाटा को डिलीट कर देंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे। सेम यही तरीके से हम क्लियर वाले बटन को ये असाइन कर देंगे। तो हम जाएंगे असाइन मैक्रो में और यहाँ से उस वाले मैक्रो नाम को सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमने डिलीट सिलेक्शन करा था और उसके बाद ओके कर देंगे। देख लेते हैं फटाफट कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइप करा और जैसे ही हमने क्लियर बटन को प्रेस करा तो हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हमारे बगल में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के कलर को हम वाइट कर देंगे ताकि ये डिस्प्ले ना हो। तो दोनों ही टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको होम टैब में जाकर के टेक्स्ट कलर में जाकर के कलर को जो है वाइट चूज़ कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक VBA का रूल लगाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद हमें जाना है विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक में जाने के बाद आपको जाना है मॉड्यूल में और मॉड्यूल 1 में यहाँ पर आपको एक लाइन टाइप करनी है क्योंकि वो जो आपकी जो स्क्रीन है जो बार बार हमें डिस्प्ले होती हुई दिख रही है जब मैक्रो रन हो रहा है तो हम उसको बंद करना चाहते हैं। तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पर हमें एक जो है लाइन को छोटी सी टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रीन अपडेटिंग और उसके बाद यहाँ पर जो है फॉल्स लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम अपनी फ़ाइल को जो है सेव करेंगे। फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इसका टाइप है वो हमें जो है चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम जाएंगे सेव एज टाइप में। सेव एज टाइप में हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें देखना है एक्सेल मैक्रो, उसको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि अगर हम इसको इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जो आपका मैक्रो है वो दोबारा से रन नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अपनी लोकेशन को चूज़ कर लेंगे। लोकेशन को चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो है हम सेव कर देंगे। इसको भी हम क्लोज़ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को टाइप करके देखते हैं कि क्या हमारा सब काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करा है तो हमारे पास वो स्क्रीन जो है नहीं आई है बल्कि डायरेक्ट जो हमारा डाटा था वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सेम इसी तरीके से आप भी डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं।